नमस्कार दोस्तों, नव्य वो चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे समझ नहीं आ रहा क्या बुढ़िया, एक बार कहा ना खाना नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, जाकर चुपचाप सो जा। मिताली गुस्से से डांटती हुई कहती है, बहू मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है। आगे से तुम्हारा सारा काम तुम्हारे आने से पहले करके रखूंगी। कृपा करके मुझे माफ़ कर दो और खाना दे दो। अनीता जी अपने हाथ जोड़कर रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी कि उन्हें खाना खाने को दे दें। एक बार कह रही हूँ, जो समझ नहीं आ रहा चल निकल यहाँ से। ऐसे कहकर वो बेड से उठती है और अनीता जी के मुंह पर जोर से दरवाज़ा बंद कर दी है। अनीता जी रोते हुए वापस स्टोर रूम में आ जाती हैं। शायद आज भी उन्हें पानी पीकर ही सोना था। यही तो करती थी मिताली, जब भी अनीता जी से कोई गलती हो जाती या फिर उसका कुछ काम बचा रह जाता तो वो उन्हें खाना नहीं देती थी। अनीता जी अपने पति की तस्वीर देखते हुए अपनी किस्मत को कोस रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी उन्हें अपने पास बुला लें। रात भर अनीता जी रोती रहती हैं, भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी। सुबह मिताली उठकर बाहर आती है तो देखती है तो बाहर कोई नहीं था। ओह, तो महारानी अभी तक आराम फरमा रही है, इसकी तो मैं अभी अकल ठिकाने लगाती हूँ। सर्दी का मौसम था तो ठंड थी। मिताली ठंडे पानी की बाल्टी भरती है और स्टोर रूम की तरफ बढ़ जाती है। वहाँ आकर वो सारा पानी अनीता जी के ऊपर उलेट देती है। अनीता जी जिनके भी थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी, जब उनके बदन पर ठंडा ठंडा पानी गिरता है तो वो कांपते हुए हड़बड़ाकर उठ जाती हैं। सामने मिताली गुस्से में खड़ी थी। अगर 9 बजे से पहले मुझे मेरा नाश्ता नहीं मिला ना तो आज भी तू भूखी ही रहेगी बुढ़िया, याद रखना। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। अनीता जी जो कि कांप रही थी, वो देखती हैं 8:30 बज चुके थे, इसलिए वो उठकर किचन की ओर चल दी। मिताली रसोई का ताला खोल चुकी थी। वो जल्दी से रसोई के अंदर आती है तो मिताली अपने कमरे से बाहर आते हुए कहती है, आज आलू के पराठे बना बुढ़िया, बच जाए तो तू भी खा लेना। अनीता जी कांप रही थी पर पापे पेट के लिए वो गीली साड़ी में ही काम करने लगती हैं। वो जल्दी से आलू चढ़ा देती हैं क्योंकि मिताली को नाराज नहीं करना चाहती थी, वरना वो उनके साथ ना जाने क्या करती। अनीता जी आटा छान रही थी तभी मिताली रसोई में आती है और आटे का डब्बा उससे लेते हुए कहती है, मैं बताऊंगी उतना ही आटा लगेगा। अनीता जी तो सोच रही थी कि ज़्यादा आटा लगाकर अपने भी पराठे बना लेंगी, पर मिताली ने एक बोल में थोड़ा सा ही आटा निकालकर आटे का डिब्बा ताले में रख दिया और कहने लगी, बचे तो तू भी खा लेना। ऐसा कहकर वो बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। भले ही खाना अनीता जी बनाती थी पर मिताली खाना बनाते वक्त उन पर पूरी निगरानी रखती थी और उसका मन होता तो उन्हें खाने को थोड़ा बहुत दे देती। पराठे बन चुके थे। अनीता जी ठंड से काँप रही थी। मिताली उसे देखकर कहती है, जा बुढ़िया कपड़े बदल ले। वैसे भी अगर तू बीमार हो गई तो घर का काम कौन करेगा, ये ले खा ले, वरना मेरे खाने पर भी नज़र लगाएगी। मिताली प्लेट में 2 पराठे रख कर कहती है और अपनी प्लेट लेकर कमरे में चली जाती है। खाना देखकर अनीता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेसब्री से उन्हें खाने लगती हैं। उन्हें देखकर पता चल रहा था कि वो कितनी भूखी हैं। उन्हें खाकर वो कपड़े बदलने चली जाती हैं क्योंकि उन्हें घर का काम भी करना था और अगर उन्होंने ज़रा भी देर की तो मिताली फिर से उन्हें भूखा रखने वाली थी। अनीता जी कपड़े बदल कर आती है और घर का काम करने लगती है। अब तो इन सब की आदत हो गई थी। आखिर 1 साल होने वाला था उन्हें ये जिल्लत की बुरी जिंदगी जीते जीते। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि भगवान जल्दी उन्हें अपने पास बुला ले। मिताली बाहर आकर देखती है कि अनीता जी ने घर का सारा काम किया ही नहीं। अनीता जी उस वक्त झाड़ू पोछा कर चुकी थी, अब वो बर्तन साफ कर रही थी। मिताली बाहर आकर कहती है, अरे वाह बुढ़िया, आज तो इतनी फुर्ती से काम कर लिया, लगता है सुबह दी हुई डोज का असर है। वो बेशर्मी से हर तरह हंसते हुए कहती है और सोफे पर पसर कर बैठ जाती है। अनीता जी बर्तन साफ कर देती हैं तो मिताली कहती है, चल बुढ़िया अब खाना बना, भूख लग रही है मुझे। बहू मैं काफ़ी थक गई हूँ, कुछ समय रुक जाऊँ तब भी बना दूँगी। अनीता जी नीचे बैठते हुए कहती हैं क्योंकि वो सुबह से काम कर रही थी।
और अब उम्र हो चली थी तो थकना लाजमी था। ओह, तो तेरी ये मजाल, अब तो मुझे मना करेगी? अगर 1 घंटे में खाना नहीं बना तो शाम का खाना तू भूल जा। और वो जो तेरे पति की तस्वीर है ना, उसे बाहर फेंकने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मिताली लगभग उन्हें आदेश देते हुए कहती है। मरता क्या ना करता, अनीता जी के जीवन में पल भर का भी आराम नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसे कौन से पाप किए थे कि उन्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब तो उनकी सिर्फ एक उम्मीद बची थी कि जिस दिन बेटा आएगा शायद उस दिन उन्हें इन सब से छुटकारा मिलेगा। अनीता जी हिम्मत बटोर कर उठती हैं और मिताली के लिए खाना बनाने लगती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो मिताली उनके पति की तस्वीर उठाकर बाहर फेंक देती। 1.5 साल पहले जब वो मिताली को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। पर किस्मत पर किसका जोर चलता है, आज अनीता जी के साथ भी यही हो रहा था। मिताली हर रोज उन पर अत्याचार करती थी, अक्सर उन्हें भूखा रखती, घर के सारे काम उनसे करवाती और गलती होने पर तो कभी कभी हाथ भी छोड़ देती। अनीता जी भी ये सब सहन करने को मजबूर थी। पति जो 2 साल पहले ही उन्हें छोड़कर जा चुके थे और बेटा जो कि फौज में था और 1 साल से घर आया ही नहीं था। पर अनीता जी इस उम्मीद के सहारे जी रही थी कि एक दिन उनका बेटा आकर उन्हें इन सब से आज़ाद ज़रूर करवाएगा। आज अनीता जी को बुखार आया हुआ था, फिर भी वो सुबह से काम कर रही थी, पर बहू को जरा भी उन पर तरस नहीं आया और घर का काम जैसे का जैसा छोड़कर अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गई। और जाते जाते अनीता जी से कह गई कि उसने आने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए। मिताली जब भी बाहर जाती तो रसोई को ताला लगा कर जाती, ताकि पीछे से अनीता जी कुछ ना कर पाए। मिताली मेन डोर का भी ताला लगाकर चले जाती थी। आज मिताली ने अनीता जी से अपने कमरे की सफाई करने को कहा था, पर अब उनके शरीर में इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो चल सकें। मिताली ने पूरे कमरे को फैला रखा था, कहीं कपड़े पड़े थे, कहीं सामान, कहीं कचरा, पूरे कमरे में चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी। बाकी सभी चीज़ों को उसने ताला लगा रखा था। अनीता जी जैसे तैसे हिम्मत करके कमरे में आती हैं और हाफते हुए पूरे कपड़े बेड पर इकट्ठे करके रख देती हैं। मुलायम बेड देखकर उनका मन बेड पर बैठने को कर जाता है, वरना तो साल भर से वो बस नीचे ही सोती थी। वो जैसे ही बेड पर बैठती हैं उनके शरीर को बहुत आराम मिलता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो ना जाने कितने दिनों से काम कर रही हों और बेड पर बैठकर वो अपने आप को लेटने से नहीं रोक पाती और बेड पर लेट जाती हैं। ना जाने कितने दिनों के बाद मखमली बेड उन्हें नसीब हुआ था। बुखार और काम की थकावट की वजह से उन्हें कब नींद आ जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। शाम को जब मिताली अंदर आकर अपने कमरे में आती है तो वहाँ का मंजर देखकर उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती हैं। वो खींचकर बेदर्दी से अनीता जी को नीचे पटक देती है और चिल्लाते हुए कहती है, 2 कौड़ी की बुढ़िया, तेरी ये औकात कि तू मेरे बेड पर सोएगी? इतनी हिम्मत आ गई है तुझ में? लगता है पिछली बार की मार भूल गई है। अचानक गिरने की वजह से अनीता जी के सिर में चोट आ जाती है, पर मिताली को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अनीता जी अपने हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, बहू माफ़ कर दो, पता नहीं कैसी आँख लग गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। पर मिताली के सिर पर अब ऐसा गुस्सा चढ़ चुका था, वो कपड़ों से बेल्ट उठाती है और बेदर्द से अनीता जी को मारने लगती है। उनके सर से खून बह रहा था, फिर भी वो लगातार रोते हुए कह रही थी कि बहू मत मारो, गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। पर मिताली को उन पर बिल्कुल दया नहीं आती और जब अनीता जी से बर्दाश्त नहीं होता तो वो बेहोश हो जाती हैं। ये देखकर मिताली रुक जाती है और उसे लगता है कि कहीं वो मरवर ना जाए, इसलिए वो उसे खींचते हुए स्टोर रूम में लाकर पटक देती है। रात भर अनीता जी बेहोश होती हैं। अगली सुबह जब उनकी आँख खुलती तो पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, बदन पर घाव थे और खून सूख चुका था। तभी मिताली आती है और एक गोली का पत्ता अनीता जी के मुंह पर फेंकते हुए कहती है, ये पेन किलर है, खा और उठ जा, मुझे भूख लग रही है जल्दी से, वरना इससे भी बुरा अंजाम होगा तेरा बुढ़िया। ऐसा कहकर मिताली वहाँ से चली जाती है। मिताली हमेशा ऐसे ही करती थी, पहले बेदर्दी से उन्हें मारती थी और जब उन्हें दर्द के कारण उठा नहीं जाता था तो पेन किलर दे देती थी ताकि घर का काम चलता रहे।
दवाइयाँ खाने के बाद उन्हें थोड़ा आराम मिलता था तो वो उठकर खाना बनाने चली जाती हैं। कुछ दिन बीतते हैं। आज अनीता जी को मिताली का व्यवहार थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। ए बुढ़िया, सुन इधर आ, वो अनीता जी से कहती है। अनीता जी उसके पास आती है तो वो कहती हैं, ये ले तेरे कमरे की चाबी, जा अपना सामान वहाँ ले जा, और हाँ, सफाई कर लेना उस कमरे की। अनीता जी को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि खुद मिताली ने ही उन्हें उनके कमरे से बाहर निकालकर स्टोर रूम में शिफ्ट किया था। फिर आज अचानक वो उन्हें वापस अपने कमरे में आने को क्यों कह रही थी। पर वो मिताली से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकती थी, वरना उन्हें उसके गुस्से को झेलना पड़ता। वो कमरे में जाती हैं और उसकी सफाई करने लगती हैं। सफाई करने के बाद वो अपने सारा सामान उस कमरे में ले जाती हैं। वो बेड पर बैठी ही थी कि मिताली कमरे में आ धमकी। वो कहती है, कमरे की चाबी दे दी है, इसका ये मतलब नहीं कि तू आराम फरमाने लग जाए, चल और भी काम है। अनीता जी बेड से उठती हैं और मिताली के पीछे पीछे आ जाती हैं। मिताली अपने कमरे की सफाई उनसे करवाती है, उनसे खाना भी बनवा लेती है, और सुबह की पड़ी हुई सब्जी और अभी बनाई हुई रोटी एक प्लेट में रखते हुए कहती है, ये ले खा ले, और मेरी बात कान खोल कर सुन ले। कल तेरा बेटा आ रहा है, और अगर उसके सामने तूने अपनी ज़ुबान खोली ना, तो तू जानती है ना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इसलिए अपने बेटे के सामने चुप रहने में ही तेरी भलाई है। और हाँ, कल सुबह जल्दी उठकर अपने बेटे के आने से पहले सारे काम करके नाश्ता बना देना। ऐसा कहकर मिताली प्लेट में अपना खाना निकालती है और अंदर जाते हुए कहती है, यहाँ का काम समेट कर सोना। ऐसा कहकर वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है। अनीता जी अपने बेटे के आने की बात सुनकर खुश थी, पर वो जानती थी अगर उन्होंने अपने बेटे से कुछ भी कहा तो मिताली उन्हें छोड़ेगी नहीं। मिताली ने उनके दिल और दिमाग में इस कदर अपना डर बैठाया हुआ था कि वो चाहकर भी उसके खिलाफ नहीं जा सकती थी। अगली सुबह अनीता जी जल्दी उठकर सारा काम करती है और नाश्ता बना देती हैं। उसके बाद मिताली उनसे कहती है, अब जाकर अपना थोड़ा सा हुलिया सुधार ले, वो आने ही वाले हैं। ऐसे कहकर मिताली अपने कमरे में चली गई। जानती हैं अनीता जी भले ही कितनी भी परेशानी में हो, पर अपने बेटे के आने की बात सुनकर वो काफ़ी खुश थी। अनीता जी नहा धोकर बाहर आती हैं, तभी घर की डोरबेल बजती है। तो अनीता जी खोलने ही वाली होती हैं कि मिताली उन्हें रोकते हुए कहती है, जाकर सोफे पर बैठ जा, और हाँ, ज़्यादा ना होशियारी मत करना, वरना तेरा वो हाल करूँगी कि 100 जन्म तक नहीं भूल पाएगी। उसकी बात सुनकर अनीता जी चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाती हैं। मिताली दरवाज़ा खोलती है और रोहन के गले लगते हुए कहती है, ओ बेबी, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। वो उसके गले लगते हुए कहती है, पर रोहन की आंखें तो अपनी माँ को ढूंढ रही थी। वो अंदर आता है और उनके पैर छूकर उनके गले लग जाता है। ये देखकर मिताली का मुंह बन जाता है, पर वो जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। माँ, कैसी हो तुम, और देखो तो कितनी कमज़ोर हो गई हो, खाती पीती नहीं हो क्या। रोहन अपनी माँ से अलग होकर उन्हें देखते हुए कहता है, मिताली, तुम माँ का ख्याल नहीं रखती क्या। रोहन मिताली को देखते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है रोहन, मैं तो मम्मी जी का पूरा ख्याल रखती हूँ, पर ये तुम्हारी चिंता में ऐसी हो गई है। मिताली जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है। रोहन एक नज़र मिताली को देखता है और अपनी माँ की तरफ मुड़ते हुए कहता है। अनीता जी नम आंखों से रोहन को देख रही थी। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, कितने अरसे बाद तुझे देख रही हूँ, कैसा है तू। मैं एकदम ठीक हूँ माँ, पर आप मुझे ठीक नहीं लग रही। और ये चोट किसकी है, कैसे लगी। वो हैरानी से उस चोट को देखते हुए कहता है। तो अनीता जी बात पलटते हुए कहती हैं, बेटा बुढ़ापा है, पैर फिसल जाता है, तू थक गया होगा ना, जाकर मुंह हाथ धो ले। आज मैंने तेरी पसंद का नाश्ता बनाया है। पर अपने नाश्ता क्यों बनाया, मिताली क्या कर रही थी। वो तेरी नज़रों से मिताली को देखते हुए कहता है। तो मिताली जो कि उन दोनों को देखकर चिढ़ रही थी, वो अपनी बातों में शहद घोलते हुए कहती है, मैंने तो कितना मना किया रोहन मम्मी जी को, पर ये माने ही नहीं। उन्होंने कहा इन्हें अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना है ना मम्मी जी। मिताली अनीता जी को आंखें दिखाते हुए कहती है, जैसे कह रही हो कि हामी भर। अनीता जी हामी भरते हुए कहती है, हाँ बेटा, मैंने ही जिद की थी। अब जाओ तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करना।
ठीक है माँ, रोहन ऐसा कहकर रूम में चला गया। रोहन के जाने के बाद मिताली अनीता जी के करीब आते हुए कहती है, इसी तरह मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहना बुढ़िया। चल अब उनके आने से पहले नाश्ता परोस दे। अनीता जी टेबल पर नाश्ता लगाती हैं, तब तक रोहन भी बाहर आ जाता है। उसके बैठने पर अनीता जी उसे नाश्ता सर्व करने लगती है तो रोहन कहता है, माँ तुम भी बैठो, मिताली परोस देगी। रोहन के ऐसा कहने पर अनीता जी मिताली को देखती हैं तो वह जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ हाँ मम्मी जी बैठिए ना, मैं परोस दूंगी। मिताली मन में गालियाँ देती हुई उन्हें नाश्ता परोसने लगती है। मिताली को यही रही बात रोहन की पसंद नहीं आती थी। वो उससे ज़्यादा अहमियत अपनी माँ को देता था। खाना खाने के बाद रोहन अपनी माँ से बातें करने लगता है। आज कितने दिनों बाद अनीता जी ने पेट भर खाना खाया और वो मुस्कुराई होंगी। वो अपने बेटे से पूछती हैं कि वो कितने दिन के लिए आया है तो वो बताता है कि 10 दिन के लिए। 10 दिन का नाम सुनकर मिताली का मुंह बन चुका था क्योंकि अब 10 दिनों तक उसे ही घर का काम करना था। अनीता जी भी बेटे के आने से काफ़ी खुश थी क्योंकि अब ना तो उन्हें घर का काम करना पड़ता था और ना ही अपनी बेइज्जती सहनी पड़ती थी। देखते ही देखते 10 दिन निकल चुके थे। इन 10 दिनों में मिताली की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी क्योंकि रोहन अनीता जी को बिल्कुल भी काम नहीं करने देता था। आज रोहन जा रहा था और इस बात से अनीता जी थोड़ी उदास थी क्योंकि अब दोबारा उन्हें वही दिन देखने थे। वहीं मिताली काफ़ी खुश थी कि अब उसे आराम मिलेगा। आज मिताली सुबह से ही रोहन के जाने का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि अब उसे अनीता जी का आराम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द रोहन जाए और मिताली जल्दी से उसे जलील कर सके। दोपहर को रोहन वापस जाने के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद मिताली अनीता जी की ओर मुड़ती है और उन्हें घूरते हुए कहती है, इतने दिनों से आराम फरमा रही है बुढ़िया, अब क्या करेगी? जाकर उसमें बर्तन साफ कर। इतने दिन बेटे के साथ रहकर अपने आप को महारानी मत समझना। तू नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी। जाकर काम कर। और हाँ, बर्तन साफ करने के बाद अपना सामान वापस स्टोर रूम में रख लेना। ऐसा कहकर मिताली अपने कमरे में चली जाती है। अनीता जी अब इसी अपनी किस्मत मान चुकी थी। वो अपने आंसू पोंछकर बर्तन साफ करने लगती हैं। इसी बीच मिताली भूल गई थी कि उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। अनीता जी बर्तन साफ कर रही थी पर बर्तन साफ करते हुए उनके हाथ से एक कांच का बोल गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर मिताली बाहर आती है और अनीता जी पर बिफरते हुए कहती है, सत्यानाश हो इस बुढ़िया का, एक काम ढंग से नहीं कर सकती। अरे इतने दिन से आराम कर रही है तो हाथ पाँव काम करना बंद कर दिए क्या? तेरी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। मिताली चूंकि अनीता जी पर हाथ उठाने का मौका ढूंढ रही थी क्योंकि इतने दिनों से जो उसने काम किया था उसका बदला उसे अनीता जी से लेना था। वो उनके पास जाकर उन पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ उठाती ही है कि एक गरजती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, मिताली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने की? रोहन गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता और खींचकर उसे अपनी माँ से दूर कर देता है। रोहन जो कि जा ही रहा था तभी उसे पता चलता है कि उसकी छुट्टियां बढ़ गई हैं, इसलिए वो खुशी खुशी वापस घर आ रहा था। तभी उसके कानों में कांच टूटने की आवाज़ आती है और जब वो अंदर आकर देखता है तो उसे मिताली का और ही रूप देखने को मिलता है। वो अपनी माँ को अपने गले लगा लेता है और उनसे कहता है, माँ कब से चल रहा है ये सब और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मिताली चूंकि अनीता जी को घूर रही थी। रोहन गुस्से से कहता है, आंखें नीचे। अनीता जी डर से काँप रही थी। रोहन उनसे कहता है, माँ आपको मिताली से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ये सब कब से चल रहा है मुझे शुरू से सब कुछ बताइए, आपको मेरी कसम है। अनीता जी रोते हुए रोहन को सब कुछ बता देती हैं कि किस तरह मिताली उनसे जानवर जैसा व्यवहार करती थी, ना ही खाने को देती थी, दिन भर बस काम करवाती थी और अक्सर हाथ उठा देती थी। अनीता जी अपने चोटों के निशान रोहन को दिखाती हैं जो वो मिताली के कहने पर साड़ी से छुपाया करती थी। उन्हें देखकर रोहन की आंखें नम हो जाती हैं। वो मिताली को घूरता है और खींचकर एक तमाचा उसे जड़ देता है। वो उसे धक्का देते हुए कहता है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे घर से इसी वक्त निकल जाओ, वरना गुस्से में मैं क्या कर जाऊंगा मुझे भी नहीं पता। मिताली
रोहन के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए कहती है, रोहन प्लीज़ मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर रोहन उसकी एक नहीं सुनता और धक्का देकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। मिताली गिड़गिड़ाते हुए रह जाती है। उसने अनिता जी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था कि चाहकर भी अनिता जी उसके प्रति सहानुभूति नहीं जता पा रही थी। मिताली दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी। जब रोहन ने उसे बाहर निकाला तो उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और मुड़ गया और अब उससे चला भी नहीं जाता था। वो उनके दरवाजे पर ही पड़ी रहती, पर रोहन को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। पर अनिता जी से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। जब उन्हें मौका मिलता तो मिताली को खाना दे देती, जिस कारण मिताली रोज पश्चाताप की आग में जलती और रोज अनिता जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती। अनिता जी उसे माफ़ कर चुकी थी क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर रोहन उसे माफ़ करने को तैयार ही नहीं था। एक दिन रोहन अनिता जी को मिताली को खाना देते हुए देख रहा था और उनसे नाराज हो जाता है। अनिता जी उसे समझाती कि उसे अपने किए की सज़ा मिल चुकी है और वो पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। उसे माफ़ कर दो बेटा, वो कब तक ये दर दर की ठोकरें खाती रहेगी। आखिर तुम्हारी पत्नी है वो, उसने जो आपके साथ किया है उसके लिए आप उसे माफ़ कर सकती हैं माँ, लेकिन मैं नहीं। आप इंसानियत के नाते उसे आसरा देना चाहें तो दे सकती हैं, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। ये सुनकर अनिता जी खुश होती हैं और वो उसी वक्त मिताली को लेने चली जाती हैं। उसके पास आकर अनिता जी कहती हैं, मैंने रोहन को मना लिया है, तुम घर चल सकती हो, पर अभी उसने तुम्हें माफ़ नहीं किया है, तुम्हें उसे मनाना होगा। वो उससे कहती हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आपके साथ इतना कुछ किया, फिर भी आप मुझे वापस ले जाना चाहती हैं। मैं आपकी माफ़ी के लायक नहीं हूँ। वो उनके पैरों में रोते हुए कहती है, मिताली तुमसे गलती हुई है, पर मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी है, इसलिए चलो। अनिता जी उसे सहारा देकर घर लाती हैं और सबसे पहले उसके पैर की अच्छे से मालिश करती हैं, क्योंकि उन्हें मुड़ा हुआ पैर ठीक करना आता था ताकि वो चल पाए। वो गर्म तेल उसके पैरों की मालिश करके गर्म पट्टी बांध देती हैं। मिताली अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। वो अपने बर्ताव को याद करके बार बार शर्मिंदा होती है। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। अब रोहन भी जाने का समय आ गया था। जाने से पहले वो मिताली को धमकी देकर जाता है कि अगर अब उसने कुछ भी उसकी माँ के साथ करने की कोशिश की तो वो उसका वो हर्ष करेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। पर अब मिताली सुधर चुकी थी। अनिता जी की मालिश से उसका पैर ठीक हो चुका था। अब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो अनिता जी को एक काम भी नहीं करने देती, हमेशा उनसे प्यार से और इज्जत से बात करती, उनका पूरा ध्यान रखती। अनिता जी भी अब काफ़ी खुश थी। अगली बार जब रोहन आया तो उसने देखा कि दोनों सास बहू व माँ बेटी से भी गहरा प्यार हो गया था। एक को चोट लगते दूसरी को दर्द होता। ये देखकर रोहन के मन को भी सुकून मिला और उसने मिताली को माफ़ कर दिया। एक साल बाद मिताली ने बहुत प्यारे से बेटी को जन्म दिया और वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, अनीता जी ने अपनी बहू मिताली को माफ़ करके सही किया था या गलत? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।